बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब हम बात करेंगे इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, वो हमें कैसे पता चलता है। तो पहले अगर हम मेटल की बात करें, एक मेटल में किसी ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी अगर हमें जाननी होती थी तो हम सिंपल किससे फाइंड आउट करते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी से, कि उस स्टेट को बनाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी हम कह देते थे कि वो अनस्टेबल है, जिसमें कम होती थी हम कह देते थे वो स्टेबल है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम निकल और प्लैटिनम का कंपैरिजन करें, हमारे पास निकल भी है जो वो भी किसकी दिखा सकता है, +2 की भी दिखा सकता है, और निकल हमारे पास +4 की भी दिखाता है। इसी तरह प्लैटिनम की बात करें 2 की भी दिखाता है और 4 की भी दिखाता है। तो अगर हम जनरल वे में मेटल में का आपस में कंपैरिजन करते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, तो हमारे पास निकल में बात करें, निकल +2 और +4 में से कौन सी स्टेबल है, प्लैटिनम 2 और प्लैटिनम 4 में से कौन सी स्टेबल है, तो उसके लिए हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के डाटा को यूज करते हैं। तो जिसमें जैसे अगर यहाँ देखो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ निकल की कितनी है, 2.49 इंटू 10⁻³ बच्चों ये आपको डाटा याद नहीं रखना, समझने के लिए है। और हमारे पास प्लैटिनम का कितना है 2.66, तो ज्यादा किसका है, प्लैटिनम का ज्यादा है, निकल का क्या है, कम। तो और अगर हम फिर चारों आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों आयोनाइजेशन एनर्जी के अगर टोटल को अगर हम देखें तो इसका जो टोटल है वो है 11.29 इंटू 10⁻³ और इसका जो टोटल है वो कितना है 9.36 इंटू 10⁻³। तो अगर तो हम चारों आयोनाइजेशन एनर्जी का टोटल देखें तो वो किसके लिए कम है, तो वो हमारा प्लैटिनम के लिए कम है। अगर हम चारों आयोनाइजेशन एनर्जी का टोटल देखें तो चारों का टोटल हमारे पास किसके लिए कम है, वो हमारे पास प्लैटिनम के लिए कम है। लेकिन अगर हम 2 आयोनाइजेशन एनर्जी का टोटल देखें तो वो किसके लिए कम है, वो निकल के लिए कम है। तो अगर इस हिसाब से कंपैरिजन करें तो निकल की, अगर हम निकल और प्लैटिनम की 2 क्रिएट करना चाहते हैं तो निकल को कम एनर्जी चाहिए, तो निकल की इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +2। और अगर प्लैटिनम 2 और 4 का कंपैरिजन करें तो प्लैटिनम की कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +4, क्योंकि उसके लिए इस टोटल की वैल्यू क्या है, कम है। अब ये तो जनरल वे में हम बात करते हैं मेटल के टर्म में, लेकिन अगर हमारे पास हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात सॉल्यूशन में कर रहे हैं तो अकेला आयोनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर हमारी हेल्प नहीं करता। वहां हमें क्या चाहिए होता है, वहां हमें कुछ और भी डाटा चाहिए होता है। वहां हम जो ये बात डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिकली 3 टाइप की एनर्जी का टोटल होता है। तो हमारे पास, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, सिर्फ उसको मेटल आयन ही नहीं बनाना, लेकिन सॉल्यूशन में जाना है उसने। तो यहाँ हमारे पास जब मेटल को हमने सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर हमें गैस से आयोनाइज्ड करना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर हमारे पास एक आयन है, जब वो रिक्वेस्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक्वस आयन। तो जब उसकी हाइड्रेशन होती है तो ये हाइड्रेशन एनर्जी हमारी क्या करती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ अगर आप बात करो तो ये 2 एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो हमें देनी पड़ती है। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। और ये हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम कहें तो ये हमारी कौन सी एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी और ये हमारी रिलीज्ड एनर्जी। तो इनका जो टोटल है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन में किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमें कहां से पता चलती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो जैसे हम अगर यहां बात करें तो अगर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है,
आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अगर हम इसकी बात करें मेटल से, क्योंकि जनरली +2 स्टेट स्टेबल है, अगर हम मेटल से उसकी +2 स्टेट बना रहे हैं तो हमें मेनली 2 आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और निकलने वाली एनर्जी कौन सी, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हमारी जो देने वाली, जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसकी वैल्यू ग्रेटर हो, किससे, रिलीज एनर्जी से। रिलीज एनर्जी कौन सी है, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये हमारी रिलीज एनर्जी है, तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, हमारे को एनर्जी चाहिए, तो हमारी जो रिएक्शन है वो किस टाइप की होगी, वो रिएक्शन होगी हमारी एंडोथर्मिक। और अगर हमारे पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टोटल है 1 और 2 का, वो लेस हो, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब यहाँ हमारे पास क्या है, जो हमें देनी पड़ रही है वो कम है और जो निकल रही है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। आपको पता है एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उसका डेल्टा H कैसा होता है, एक्सो मीन्स नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा H नेगेटिव हो तो डेल्टा G कैसा होता है, उसका डेल्टा G भी कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, और अगर डेल्टा G नेगेटिव हो, डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो डेल्टा जी और डेल्टा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। याद करो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है। तो हमारे पास E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं प्रोसेस कैसा होगा, डेल्टा जी नेगेटिव आए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मेटल कन्वर्ट होना चाहिए 2+ स्टेट में। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव। और ई की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर ई की वैल्यू नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मेटल +2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मेटल स्टेबल होगी, मेटल मेटल की फॉर्म में रहना चाहिए। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में, मैं एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। हमने ये बात जानी कि जब तो मेटालिक फॉर्म में है, सॉल्यूशन में नहीं है, तो हम सिंपल उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से स्टेबिलिटी को गवर्न कर लेते थे, जिसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती थी कंपैरेटिवली, वो ज्यादा स्टेबल होती थी, जिसके लिए वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए वो अनस्टेबल होती थी। तो जैसे हमने निकल और प्लैटिनम के केस में किया, तो हमने जाना कि निकल की +2 ज्यादा स्टेबल है और प्लैटिनम की +4 ज्यादा स्टेबल है। सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में अकेला आयोनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, वहां हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली 3 टाइप की एनर्जीज का सम होता है। क्योंकि हम पहले सॉलिड से गैस बनाएंगे, सब्लिमेशन, फिर हम क्या देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, गैसियस मेटल को गैसियस आयन में बदलेंगे, फिर हमारे पास जब वो रिक्वेस्ट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंड होगा, एक्वस मीडियम में तो वाटर से सराउंड होगा, तो हमारे पास जब वो एक्वस आयन बनेगा तो हमारे पास जो एनर्जी निकलती है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन तीनों का जो टोटल है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिस मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आए, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली यहाँ मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, तो जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आए वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी, और जिसके लिए वैल्यू नेगेटिव आए वो हमारे पास क्या होगी, अनस्टेबल होगी। वो हमने यहाँ से जाना कि हमारे पास ये दो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है, सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी ये हमारे पास क्या है, रिलीज्ड एनर्जी है।
तो यहाँ हमने जाना था कि जब हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, तो ई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर हमारे पास प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनना चाहेगी, वो स्टेबल होगी, और जिसके लिए वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा अनस्टेबल है, वो मेटल की फॉर्म में रहना चाहेगी। ओके, हम बात करने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड की। तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड आपकी बुक में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है M2+ से M, तो वो है रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड। लेकिन हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करें M से M2+, मतलब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाए, इससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ वेरियस मेटल का जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी मेटल का यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप इसको पहली नजर में देखते हो तो आपको जो थोड़ी सी सबसे पहले लुक में जो एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है वो नजर आ रही है कॉपर में, कि बाकी सबके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है, -0.34 वोल्ट है। तो अब ऐसा क्यों है कि बाकियों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, पॉजिटिव वैल्यू अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, पॉजिटिव वैल्यू, उससे हमें क्या पता चलता है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है, कि इनकी इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होगी, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन जो कॉपर है इसकी रिएक्टिविटी है वो लेस है हाइड्रोजन से। इससे क्या पता चलता है, अगर इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप इन मेटल को एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे, कोई भी मेटल है, हम वटेवर कोई सी भी मेटल इसमें से चूज कर ले, तो वो मेटल क्या करेंगी, वो सारी की सारी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और हमारे पास क्या बनाएंगे, MX2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या निकलेगी बाहर। ये सारी की सारी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, क्योंकि कोई भी इनमें से मेटल है तो वो, जैसे हम मैग्नीज की बात करें, वो आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, ठीक है। और हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगी, हाइड्रोजन, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसमें ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप देखो, आपकी बुक में बताया हुआ है कि कॉपर HNO3 के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ ये जो रिएक्शन होती है, कॉपर HNO3 के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है। अगर आपको याद हो, ये रिएक्शन आपने पी ब्लॉक में पढ़ी है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में नाइट्रिक एसिड उसका कंपाउंड है, तो वहां ये रिएक्शन की थी। तो वहां हमने बात की थी कि HNO3 के साथ ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि HNO3 के साथ इस वजह से रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ रिएक्शन में अभी भी ये काम नहीं हो रहा कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है, नहीं, यहाँ HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारी कॉपर मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर की यहाँ जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो कॉपर की लूजिंग नेचर की वजह से नहीं हो रही, वो HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से हो रही है। तो इसलिए यहाँ स्टिल अभी भी कॉपर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, कॉपर की वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब ये सारी की सारी मेटल आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल 2 पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, और कॉपर के लिए कॉपर 2+ बनना है एक्वस सोल्यूशन में, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए बच्चों कॉपर का जो हमारे पास करेक्टर है ना, वो कैसा करेक्टर है, नोबल करेक्टर है। ये हाईली रेजिस्टेंट शो करता है टुवर्ड कोरिजन एंड ऑक्सीडेशन, इसलिए कॉपर के कॉइन्स यूज किए जाते थे पहले, कॉइनेज मेटल, इसीलिए इसे कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी रिएक्ट करती है और
कॉपर रिएक्ट नहीं करती। तो आपको पहली बात समझ में आ गई। अब इसमें जो दूसरी चीज है, अगर हम देखें इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा को, तो ये लगातार क्या शो कर रहा है, लगातार ये डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती जाती है। तो हमारे पास पहली चीज आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज क्यों करती है। तो हम पहले इसका आंसर देते हैं। तो हमारे पास जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास आपको पता है ये जनरल बिहेवियर कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैल्यू इंक्रीज करे तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जो हमें से एनर्जी देनी पड़ेगी वो इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए हमारे पास जो डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगी, डेल्टा एच की इंक्रीज करेगी। अब डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करती है तो आपको पता है इलेक्ट्रोड की वैल्यू इससे अपोजिट होती है। अगर ये इंक्रीज कर रही है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीज। तो हमारे पास यहाँ अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते हुए रीजन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज कर रही थी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और उसकी वजह से फिर हमारी डेल्टा एच की वैल्यू मोर पॉजिटिव, फिर डेल्टा जी की वैल्यू मोर पॉजिटिव, और ई नोट की वैल्यू उससे अपोजिट होती है, इसलिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मेलिटी कहाँ है, ये फ्लो जो है डिक्रीज करने का वो किसने तोड़ा है। तो अगर हम यहां देखें तो इस फ्लो को किसने तोड़ा है, तो यहां से यहां गए डिक्रीज कर रही है, यहां से यहां गए डिक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम मैग्नीज की बात करें, ठीक है, यहां डिक्रीज नहीं कर रही, इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, और यहाँ जिंक की वैल्यू में भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब हमारे पास ये जो फ्लो टूट रहा है वो क्यों टूट रहा है, तो अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो हमारे पास एक तो यहां मैग्नीज पे एबनॉर्मेलिटी है, यहां जिंक पे नॉर्मल डिक्रीज है, लेकिन मैग्नीज पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और जिंक पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब हम क्या करते हैं, Mn है, मैग्नीज है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का, 3d5 4s2, ठीक है। अब जब मैग्नीज ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये क्या बन गया, Mn2+, अब इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5। तो 3d5 से क्या हो रहा है, 3d5 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का ये 3d5 बन रहा है। और आपको पता है 3d5 मीन्स क्या है, हमारे पास जो ये है पांचों डी ऑर्बिटल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एग्जैक्टली कैसा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या होते हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो ये बनना चाहेगा। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ठीक है, एक्सपेक्टेड हमारी जो वैल्यू थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड जो हम चाह रहे थे कि इतनी देनी पड़ेगी, क्यों कम होगी, क्योंकि वो बनना चाहेगा। क्यों क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो इसलिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास इसीलिए इसकी वैल्यू एबनॉर्मल है, डिक्रीज ना करके यहाँ क्या हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों जिंक के लिए, जिंक का पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन था, 3d10 4s2, ठीक है। और जिंक से जब जिंक 2+ बना
तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D10। अब D10 का क्या मतलब है कि D यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ D फुली फिल्ड है। और आपको पता है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है इसलिए बनना चाहेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से स्लाइटली कम होगी, इसलिए वैल्यू ई नोट की स्लाइटली इंक्रीज होगी। तो यहाँ जहां डिक्रीज ना होगी थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज आया है, तो वो क्यों आया है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो आपको अच्छे से समझ में आया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड की बात होगी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जनरली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी, डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब ये डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू में इंक्रीज हो रहा हो तो ई नोट की पॉजिटिव वैल्यू में क्या आएगा, डिक्रीज, इसलिए ई नोट की पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज करती है। और एबनॉर्मेलिटी कहाँ रही है, मैग्नीज और जिंक पे ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है जब हम 2 प्लस से 3 प्लस की बात करें तो हमारे पास ट्रेंड कैसे वेरी करता है। तो अगर आप इस ट्रेंड को देखो, जब हम +2 स्टेट से +3 बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लगातार आप देखो यहाँ 0.37 वैल्यू है, 0.26, 0.41 और ये वैल्यू लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब इसका ई नोट की वैल्यू में क्या हो रहा है, यहाँ पे ई नोट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ई नोट की वैल्यू का डिक्रीज क्या शो कर रहा है कि M2 प्लस से M3 प्लस बनना, M2 प्लस से M3 प्लस बनना लेफ्ट टू राइट जाते हुए कैसा है, लेस फेवरेबल है, ठीक है, इधर जाते हुए 3 प्लस बनाने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक चीज क्लियर हुई। तो ये ई नोट की वैल्यू डिक्रीज क्यों हुई, रीजन सेम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयंशन एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो बढ़ने की वजह से हमारे पास M2 प्लस से M3 प्लस बनना लेस फेवरेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो इसमें एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं। अब देखो यहाँ 0.37 से 0.26 ओके डिक्रीज कर रही है, लेकिन 0.26 से जब हम क्रोमियम पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या है 0.41, इसका मतलब यहाँ ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एक तो यहाँ एबनॉर्मेलिटी आ रही है। अब इसी तरह से यहाँ गए ये डिक्रीज है, लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, तो एक यहाँ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ दो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एक क्रोमियम पे और एक किस पे आ रही है, आयरन पे। अब हम इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये यहाँ एक एबनॉर्मेलिटी है, एक यहाँ नॉर्मल वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए थी लेकिन क्रोमियम पे स्लाइटली इंक्रीज है और आयरन पे क्या है, स्लाइटली इंक्रीज। अच्छा, दूसरी एक चीज भी जो हमें क्विक लुक में नजर आ रही है कि ये तीन वैल्यू अगर हम यहाँ एक बॉर्डर बनाए तो इस साइड की वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू पॉजिटिव है और इस साइड जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव और इधर क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव अभी हमने बात की थी, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमें क्या बताती है, नेगेटिव। जैसे कॉपर के केस में वैल्यू नेगेटिव थी तो मैंने क्या कहा था कि ये बनना मुश्किल है। तो इसी तरह से मतलब अगर यहाँ M2 प्लस से हम बात कर रहे हैं M3 प्लस की और इधर M2 प्लस से M3 प्लस की, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है, जा रही है M2 प्लस, लेकिन यहाँ ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, यहाँ, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि 3 प्लस नहीं बनाना चाहिए। यहाँ अगर दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो 2 प्लस कैसी होगी, मोर स्टेबल होगी। यहाँ 2 प्लस कैसी होगी, मोर स्टेबल। और इसी तरह से 2 प्लस से 3 प्लस जा रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से इस साइड वालों की,
बॉर्डर से लेफ्ट वालों की कौन सी स्टेबल, बॉर्डर से लेफ्ट वालों की +3 ज्यादा स्टेबल, और बॉर्डर से राइट वालों की कौन सी ज्यादा स्टेबल, +2 ज्यादा स्टेबल। याद रखना है में अगर दिक्कत है तो आप देखो, आप इन दोनों को याद रखो। मैग्नीज है, मैग्नीज +2 और +3 में से आपने कौन सा सुन रखा है? कभी +3 सुना है? नहीं सुना। +2 आप बहुत बार सुनोगे। तो मैग्नीज के ज्यादातर कंपाउंड आपको +2, तो इसलिए मैग्नीज के बाद वालों की कौन सी स्टेबल, +2 स्टेबल। इसी तरह क्रोमियम के +2 और +3 में से आपने कौन सा सुन रखा है? तो क्रोमियम का आपने +2 नहीं सुना, +3 सुना हुआ है। तो क्रोमियम की कौन सी ज्यादा स्टेबल है? क्रोमियम की +3 ज्यादा स्टेबल है। तो आपको बात समझ में आ गई, क्रोमियम की +3 ज्यादा स्टेबल है, इधर वालों की +3 स्टेबल है, इधर वालों की +2 स्टेबल है। अब बात करते हैं यहाँ ये जो दो एबनॉर्मेलिटी है इनका क्या रीजन है। तो यहाँ कॉपर क्रोमियम की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज और आयरन की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा। तो देखो क्रोमियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, तो क्रोमियम का 3d5 4s1, ठीक है। अब अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, ठीक है, क्रोमियम 3+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो क्रोमियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन s का गया, 2 इलेक्ट्रॉन d के, तो पीछे क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा? 3d3। तो d में 3 है। अब बच्चों ये बात आपको याद है ना कि ये हम बात किस में कर रहे हैं? सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी की। तो हमारे पास जब ये सॉल्यूशन में होती है, तो अभी वैसे तो इस बात को आप डिटेल में 9th चैप्टर में पढ़ोगे, तो मैं यहाँ हल्का सा जितना जरूरी है उतना बता रही हूँ, बाकी डिटेल में हम इस बात को 9th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब बच्चों कोई भी आयन एक्वस सॉल्यूशन में होता है ना, तो उसके पांचों डी ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं रहते, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। हमारे पास ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, इनकी डीजेनरेसी एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाती है? डिसरप्ट हो जाती है। कोई भी लिगेंड हो उसकी प्रेजेंस में हमारे पास इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक ये वाला सेट 3 का सेट होता है, इसे हम बोलते हैं T2G सेट, और एक ये वाला सेट होता है, इसको हम बोलते हैं EG सेट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, ठीक है। तो हम जब यहाँ अब ये 2 लेवल है, आपको पता है अव्वा रूल क्या कहता है, आप पहले किसको भरोगे? लोअर एनर्जी वाले को, हायर वाले को बाद में। तो यहाँ हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों के तीनों कहाँ पड़े होते हैं? T2G में। तो यहाँ हमारे पास जो T2G है ये वाला, ठीक है, ये कैसा है T2G? ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड T2G है इसमें। इसलिए ये क्या शो करता है? ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल है मींस एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से जो इसके लिए रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाती है। वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगी तो इसलिए हमारे पास ई नोट की वैल्यू स्लाइटली एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसमें यहाँ T2G इसका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो था वो हमारे पास कौन से वाला था? आयरन। आयरन में हमारे पास क्या हो रहा है? बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे क्रोमियम में स्लाइटली इंक्रीज्ड शो हो रहा है, ऐसे यहाँ आयरन में भी स्लाइटली क्या शो हो रहा है? तो यहाँ एक ये चीज थी कि M2+ से बच्चे M3+ बनता कैसे है? हमारे पास यहाँ कौन सी रिक्वायर्ड एनर्जी और कौन सी रिलीज? तो यहाँ M2+ एक्वस होता है, पहले हम वाटर को रिमूव करते हैं, तो हमें जब वाटर अटैच होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलती है, और जब हमें रिमूव करना हो तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए यहाँ कौन सा साइन लगा है? नेगेटिव, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2+ आयन। फिर ये M2+ गैसेस जो बना इसको हमने आयनेशन एनर्जी दी, M3+ बना, और फिर हमारे पास M3+ आयन हाइड्रेटेड होता है तो ये एनर्जी, तो ये हमारे पास रिलीज एनर्जी और ये हमारी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो इनका टोटल हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाता है। तो वो हमने थोड़ा ट्रेंड डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे थे आयरन की। तो आयरन के केस में क्या हुआ कि उसकी वैल्यू एबनॉर्मल से स्लाइटली हाइयर आई है। तो यहाँ अगर हम आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आयरन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 3d6
4s2। अब यहां से हमने 3 इलेक्ट्रॉन अगर आयरन के रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन s के और 1 इलेक्ट्रॉन d का गया, तो ये क्या बनता है 3d5। अब ये 3d5 क्या है, 3d5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसलिए बनना चाहेंगे। इसलिए इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से आयरन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयरन 3+ बनना चाहेगा। आयरन हमारे पास कंपैरेटिवली अगर हम बाकियों के कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली हाफ इसकी वैल्यू, तो देखो बच्चे आयरन के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। तो अगर आप आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो हमारे पास आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5। अब आपको पता ही है 3d5 क्या होता है, हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसलिए क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल है। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी कम हो जाएगी और ई नोट की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास अगर हम +3 स्टेट की स्टेबिलिटी की लिखें तो क्रोमियम की +3 स्टेट मोर स्टेबल है आयरन की +3 स्टेट से। आयरन की +3 स्टेट मोर स्टेबल है मैग्नीज की +3 स्टेट से। ठीक है, हमारे पास क्रोमियम की +3 मोर स्टेबल है आयरन की +3 से और आयरन की +3 मोर स्टेबल है मैग्नीज की +3 से। तो मुझे लगता है आपको +2 से +3 वाले ट्रेंड समझ में आ गया। लेफ्ट हो जाते हुए +2 से +3 बनना लेस फेवरेबल है। क्यों लेस फेवरेबल है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयरन एनर्जी बढ़ रही है। आयरन एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू मोर पॉजिटिव, डेल्टा जी की मोर पॉजिटिव और ई नोट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेस पॉजिटिव होती है और बाद में नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आई। और तो हमने बीच वाला बॉर्डर डिस्कस किया। इस साइड वालों की कौन सी स्टेबल थी, +2 स्टेबल थी। बीच वाला बॉर्डर डिस्कस किया। इस साइड वालों की +3 ज्यादा स्टेबल है और इस साइड वालों की कौन सी स्टेबल है, +2 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी कहाँ पे आई है, क्रोमियम पे और आयरन पे। तो क्रोमियम पे क्यों आया है थोड़ा सा हाइयर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है T2G। और आयरन पे क्यों आया है, क्योंकि D क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ठीक है, तो अब हम एक तरह से जो अब तक हमने किया उसका एक कंक्लूजन कर लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले +2 आयन की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। किसकी स्टेबिलिटी, +2 आयन की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करी, क्योंकि वैल्यू ई नोट की डिक्रीज करी। इसी तरह +3 आयन की स्टेबिलिटी भी लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कॉपर को छोड़ के तो बाकी सबके लिए ई नोट की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। इसका मतलब वो सारे रिएक्ट करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें +2 से +3 की तो हमारे पास 3 के लिए वैल्यू, 3 कौन कौन से, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इनके लिए वैल्यू कैसी है, ई नोट की पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। इसी तरह अगर हम बाकी 3 मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की बात करें तो इनके लिए वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। और जी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, नेगेटिव वैल्यू से हमें पता चलता है कि कौन सी ज्यादा फेवरेबल स्टेट है हमारे पास। इसके लिए मोर फेवरेबल कंडीशन कौन सी है कि ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, +2 में, और ये वाले हमारे पास कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, +3 में। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की +3 ज्यादा स्टेबल है और इनकी +2 ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन। हमारे पास जो कॉपर प्लस है एक्वस सॉल्यूशन में वो अनस्टेबल होता है। आप कहोगे कि अभी तो आपने बात की थी कॉपर से कॉपर 2+ एक्वस सॉल्यूशन में बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बच्चों वो कॉपर की बात थी।
कॉपर से कॉपर 2+ एक्वस सॉल्यूशन में बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन क्यूप्रस आयन है ये, ठीक है, क्यूप्रस आयन से कॉपर आयन बन रहा है, ठीक है। यहाँ Cu+1 पहले से बना हुआ है, वो अगर हम डालेंगे तो वो अपने आप एक्वस सॉल्यूशन में जाकर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझते हैं ना, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें उसी सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। तो यहाँ कॉपर प्लस से क्या बन रहा है, कॉपर +2 बन रहा है, तो इंक्रीज करा, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ कॉपर प्लस से कॉपर बन रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन। एक ही उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब बात आती है कि इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये यहाँ से यहाँ क्यों बना, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम है, किससे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से इसकी वैल्यू कम थी, इसलिए कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में और कॉपर में। अब जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर 2+ बना रहा है, तो ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कोई तो लेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, इस इलेक्ट्रॉन को या तो H+ ले ले, एक्वस सॉल्यूशन में H+ है, और या फिर इसको कॉपर प्लस ले ले। लेकिन आपको पता ही है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास कॉपर आयन जो है H+ से नीचे लाई करता है, ठीक है। तो H+ रिएक्ट नहीं करेगा, ये H+ नहीं ले पाएगा, लेकिन कौन ले लेगा इसको, कॉपर प्लस ले लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये बात अगर आप क्रोमियम के केस में देखो, अगर हम यहाँ बात करें, हम क्रोमियम 2+ को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रोमियम 3+ में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं, ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसी है, ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसा क्यों, तो क्योंकि हमारे पास जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ भी सिमिलर उसी तरह से दो पॉसिबिलिटी होंगी कि या ये इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, H+ ले ले, और या ये इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, क्रोमियम 2+ ले ले। लेकिन जैसे यहाँ तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आयन H+ से नीचे लाई करता है, लेकिन क्रोमियम नीचे नहीं है, क्रोमियम H+ से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ ये नहीं लेगा, H+ लेगा, और हमारे पास क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होती, और कॉपर की क्यूप्रस आयन के केस में रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।